बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आपकी खिदमत में तबसरों और तज्ज़ियों का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जमहूरियत के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत उस तरह से कामयाब क्यों नहीं हो सकी जिस तरह दीगर ममालिक में कामयाब है। इसके लिए सिर्फ डिक्टेटर्स को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को नुकसान पहुँचाया। आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इसमें किस हद तक खुद हमारी जमहूरी क़ुव्वतों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। लिहाजा आज की वीडियो में हम सिर्फ जमहूरी क़ुव्वतों के गैर जमहूरी इक़दामात को डिस्कस करेंगे। हम क़याम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। जिस वक्त क़याम पाकिस्तान की स्ट्रगल जारी थी, वो एक ऐसी सोसाइटी थी जो फ्यूडल्स, नवाबों, जागीरदारों के ज़ेर असर थी। लेकिन इस माशरे में भी हमें एक ऐसा लीडर मिला कि जिसका कोई जागीरदाराना बैकग्राउंड नहीं था। वो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना। वो एक ऐसे माशरे में जहां नवाबों के अलावा कोई किसी और को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं था, उस माशरे में एक लीडर के तौर पे उभरा और उसने एक जमहूरी सियासी स्ट्रगल के जरिए पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। अगरचे कायद-ए-आज़म के साथ भी नवाब और जागीरदार लोग थे, लेकिन वो एक सियासी स्ट्रगल करके उभरे थे। लिहाजा अब क़याम पाकिस्तान की जंग तो उन्होंने जीत ली, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान की जंग जीतना थी। लेकिन बदकिस्मती से उनको ज़्यादा वक्त ना मिल सका और रफ्ता रफ्ता उनकी सरगर्मियां महदूद होती चली गई। बिलाखिर वो इस दुनिया से कूच कर गए। उनके बाद सारी उम्मीदों का मरकज़ लियाकत अली खान थे। अगरचे उनका ताल्लुक भी नवाब फैमिली से था, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान की बानी रहनुमाओं में शुमार होते थे, लिहाजा उनसे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान दलदल में धंसता चला गया। गवर्नर जनरल और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात की जंग ने हमारे सिविलियन सेटअप को तहो-बाला कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि उसमें भी गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत थी, लेकिन हमारे सियासतदान इस मौके पर इस्तेमाल हुए। हमारा सिविलियन सेटअप, हमारे जजेस इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से हम इस दलदल में धंसते चले गए। बिलाखिर हमारे एक जमहूरी तौर पे इलेक्टेड गवर्नर जनरल और फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 2 मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेज दिया। उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा और हुसैन सुहरावर्दी की हुकूमत को चलता किया। अब हम मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ आते हैं। मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो बड़ी पार्टीज़ हैं, इनमें सबसे पुरानी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस तरह ये पार्टी पाकिस्तान की सबसे तारीखी तौर पे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सफ़र उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा पुराना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, उनकी सियासत ही गैर जमहूरी तरीके से शुरू हुई। उनका सबसे पहला गैर जमहूरी तरीका ये था कि वो उसी सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में शामिल हो गए जिन्होंने 2 वज़राए आज़म को घर भेज दिया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके बाद जब फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को भी घर भेज दिया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट के वो वाहिद वजीर थे जिन्हें अयूब खान ने भी अपनी कैबिनेट में शामिल कर दिया। लिहाजा ये इन जमहूरी चैंपियन का दूसरा गैर जमहूरी तरीका था। इसके बाद सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि हम ये देखते हैं, अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो 1967 में जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी के नाम से रजिस्टर करवाई, तो उस वक्त उनका मुकाबला शेख मुजीबुर रहमान से था। शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उभरे थे, और जैसा कि उस वक्त के डायनेमिक्स ये थे कि जो मशरकी पाकिस्तान में पॉपुलर हो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता था। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मगरबी पाकिस्तान में प्रमोट किया गया, और ये भी एक गैर जमहूरी बात है कि एक गैर जमहूरी लोगों ने जमहूरियत के चैंपियन को मगरबी पाकिस्तान में प्रमोट किया। लिहाजा जब 1970 के आम इंतखाबात हुए तो शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए, और इस उसूल के बिना पर उन्हें पूरी पाकिस्तान में हुकूमत मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जमहूरियत के चैंपियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गैर जमहूरी तर्ज़-ए-अमल यहाँ पे भी हमें नज़र आता है, और उन्होंने हुकूमत उन्हें देने की बजाय उन्हें मशरकी पाकिस्तान तक महदूद करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तो लख्त हो गया।
फिर वो मगरबी पाकिस्तान में गैर जमहूरी तौर पर वजीर आजम मुंतखब हुए। इसके अलावा एक और गैर जमहूरी तरीका और एक और गैर जमहूरी अमल उनका यह था कि उन्होंने सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुल्क की बागडोर संभाली। इसके बाद भी उन्होंने इस गैर जमहूरी तर्ज अमल से कोई सबक ना सीखा, बल्कि उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन को जोर जबरदस्ती से दबाना शुरू कर दिया। ये कहाँ की जमहूरियत थी? उन्होंने अपने सारे मुखालिफिन को जेलों में बंद करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी। और फिर जब 1977 में इंतखाबात हुए तो उन इंतखाबात में पीएनए को दबाने की भरपूर कोशिश की गई, और इंतखाबात के बाद जो सियासी जदोजहद उनके मुखालिफिन ने शुरू की उसे बजोर ताकत दबाने की कोशिश की। ये भी एक गैर जमहूरी तर्ज अमल था। इस मकसद के लिए उन्होंने फौज का बेदरेग इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने कई शहरों में मार्शल लॉ नाफिज किया, जुज़वी मार्शल लॉ नाफिज किया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे सियासतदानों ने मार्शल लॉ लगाने पर जोर दिया। जब उन्हें सूट करता था मार्शल लॉ लगाना, तब उन्होंने मार्शल लॉ लगाना शुरू किया। और फिर बिल आखिर क्योंकि हमारी तारीख जैसा करोगे वैसा भरोगे की आईनादार है, लिहाजा जुल्फकार अली भुट्टो को भी एक गैर जमहूरी तर्ज अमल के जरिए इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। जब जमहूरियत पसंदों ने ही गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार किए थे, तो फिर आमिर क्यों ना गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करते? फिर जाहिर है उन्होंने भी ऐसा ही करना था। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल करने के बाद भी सियासतदानों ने कोई सबक नहीं सीखा, और उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी ने, जो कि जमहूरी पार्टी कहलाती थी, अपनी पार्टी को खानदानी पार्टी बना लिया। चुनांचे बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो ने इस पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया। अब जब तक उनकी हुकूमत नहीं आई थी उस वक्त तो वो बड़े जमहूरियत के चैंपियंस थे। बेनजीर भुट्टो ने अपनी शादी भी अवामी माहौल में की। लियारी जो कि गरीब इलाका कहलाता है, वहां पे उन्होंने शादी का पूरा फंक्शन किया जिसमें लाखों लोगों ने जो है शिरकत की। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने वही तरीके इख्तियार करना शुरू कर दिए मुखालिफिन को दबाने के लिए, जो कि डिक्टेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम मजीद जायजा लें तो 1990 में जब उनकी हुकूमत को गिरा कर नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी बेनजीर भुट्टो ने ही संभाली। उन्होंने अपनी पार्टी में किसी को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकें। वो लोग भी इस काबिल उनके नजदीक नहीं थे जिन्होंने उनके मरहूम वालिद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की थी, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। फिर जब 1993 में हुकूमत आई तो उन्होंने तो अकरबा परवरी की इंतहा ही कर दी। उन्होंने अपने ससुरालियों को भी एमएनए बनवाया। हाकिम अली जरदारी जो कि उनके ससुर थे, जरदारी साहब जो कि उनके शोहर थे, उन्हें न सिर्फ एमएनए बनाया बल्कि जरदारी साहब को तो उन्होंने सरमायाकारी की वजारत भी दे दी। इसी तरह नुसरत भुट्टो को भी उन्होंने एमएनए बनवाया। तो यूं इनकी पार्टी के 4 अफराद उस वक्त असम्बली का हिस्सा थे। उसके बाद 1997 में भी उन्होंने अपने शोहर आसिफ अली जरदारी को सेनेटर बनवाया। तो ये कहाँ की जमहूरियत है जिसमें अपनी फैमिली के अलावा किसी को कोई लीडर ही नजर नहीं आता? फिर हम अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, नवाज शरीफ साहब की, और उनका तो हम सबको पता है कि उनका जो सियासी सफर है वो शुरू कैसे हुआ। उनका भी बिल्कुल जुल्फकार अली भुट्टो की तरह ऐसे ही सफर शुरू हुआ कि वो डिक्टेटर के साथ उनका एक ताल्लुक था। चुनांचे नवाज शरीफ पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल में वजीर खजाना बने, और उनका जरिया जो उनकी सिफारिश थी वो जनरल जिलानी ने की। इसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब, हम तारीख का अगर जायजा लें तो एक गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में पंजाब के वजीर आला बनाए गए, और जमातों को ख़त्म करना ये भी एक गैर जमहूरी हथकंडा था, लेकिन वो इस गैर जमहूरी अमल में शामिल रहे। उसके बाद जब वो पंजाब के वजीर आला बने, उन्होंने उस वक्त फौजी क़यादत को आंखें दिखाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो उस मौके पर जब फिर उन्हें कुर्सी जाती दिखाई दी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा जाता है कि ऑफर की गई थी कि आप जो है वो पंजाब की वजारत आला की कुर्सी संभाल लें, क्योंकि इंतखाबात तो वैसे भी गैर जमाती बुनियादों पे थे, कोई भी किसी को अपने साथ मिला सकता था, लोटाक्रेसी थी, डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लोटाक्रेसी थी। लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब को ये खतरा महसूस हुआ कि अब मेरा इक़्तिदार जो है वो जाने लगा है, तो उन्होंने दोबारा उनको राम कर लिया, ज़िया-उल हक साहब को। तो इस तरह से इनका ये सफर जारी रहा। फिर 1988 में उन्होंने IGI के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत शुरू की। उस वक्त तो वो कामयाब ना हो सके कौमी लेवल पे, अलबत्ता उनकी पंजाब में हुकूमत बन रही थी। अब उन्होंने बजाय इसके कि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सी संभालते, उन्होंने पंजाब में वज़ारत आला संभालने को तरजीह दी, क्योंकि वो पावर के शौकीन थे। उनको डेमोक्रेसी से क्या लेना देना था, जैसा कि तारीख ये साबित कर रही है। अच्छा, इससे पहले एक मजे की बात यह है
कि जब नवाज शरीफ साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था तो उन्होंने उनके वालिद साहब तो पहले मुस्लिम लीग के साथ थे, उन्होंने जावेद इकबाल के साथ गैर मशरूत जो है उन्होंने सपोर्ट की। वो अलग बात है कि जावेद इकबाल साहब जो अल्लामा इकबाल साहब के बेटे थे वो इलेक्शन को हार गए। उसके बाद उनको अताब का भी सामना करना पड़ा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करते हुए उनसे इत्तेफाक फाउंड्री छीन ली और इदारे कौमियानी की पॉलिसी अपनाई। वो अलग बात है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने तहरीक इस्तिक़लाल भी ज्वाइन की थी और तहरीक इस्तिक़लाल जब उन्होंने ज्वाइन की तो वो एक वार्ड का इलेक्शन भी नहीं जीत सके। तो जो शख्स एक वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सका उसे एक जनरल जिलानी के कहने के ऊपर पहले तो पंजाब में वजीर खजाना लगाया गया, फिर उनको वजीर आला बनाया गया, फिर अब उनको IGI के प्लेटफॉर्म से हुकूमत दिलवाई गई। उसके बाद 1990 में उन्होंने बतौर वजीर आजम हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने 1993 में अपोजिशन में रहे, उनके साथ भी फिर यही हुआ। अच्छा, फिर दोनों सियासतदानों ने गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करते हुए कभी भी एक दूसरे को हुकूमत पूरी करने नहीं दी गई। उन्होंने उन्हीं गैर जमहूरी लोगों का आलाकार बन के एक दूसरे की हुकूमतें गिराई। फिर 1997 में जब वो हुकूमत में आ गए, अब उनको ये ख्याल आया कि क्योंकि अब मेरी हुकूमत आ गई है, अब मुझे ये सूट करता है कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए, पार्लियामेंट के इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। पहले जब बेनज़ीर उनको कहती थी कि आप जो है सदर के इख्तियारात को कम करें, ये 58(2)B का जो इख्तियार है ये ख़त्म होना चाहिए, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो उन्होंने ये ख़त्म किया और उन्होंने वज़ीर आज़म को बाइख्तियार किया और सदर उन्होंने रफ़ीक तारड़ जैसे शख्स को लगाया। फिर अब उनके लिए जो सबसे ख़तरा था आर्मी का, तो उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। बिलाखिर जहांगीर करामत को जो है वो घर जाना पड़ा और फिर मुशर्रफ को भी जब उन्होंने घर भेजने की कोशिश की तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल आया और उनको बिलाखिर अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े। तो ये जमहूरियत उस वक्त इनको पसंद आती है जब जमहूरियत इनको सूट करती है। आइन की बालादस्ती जब उनको सूट करती है तब ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। अच्छा, फिर हम 2008 की बात करें। 2008 में इन दोनों फैमिलीज ने जो एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलती रही हैं, मैं इनको दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहूंगा बल्कि इनको मैं कहूंगा दो पॉलिटिकल फैमिलीज। इन दोनों ने जो है फिर थोड़े अरसे के लिए इत्तेहाद किया, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या किया कि उस वक्त के गैर जमहूरी लोगों के कहने के ऊपर ज़रदारी साहब की टांगें खींचनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने अदलिया के लोगों के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़म जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनको नाअहल करवाया। फिर राजा परवेज अशरफ को भी नाअहल करवाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि वो दोनों वज़राए आज़म को जो है वो दूध के धुले थे, लेकिन इनकी जमहूरियत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जमहूरियत कैसे हमारी कामयाब होगी जब तक हम अपनी सफ़ों में जो जमहूरी सफ़ें हैं उनमें जब खलबली मची हुई है, जब तक हम इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो कैसे हम गैर जमहूरी लोगों का मुकाबला करेंगे। उसके बाद फिर 2013 में इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन उस वक्त भी तीसरी मरतबा उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ खुद उठाया। ना अपनी खानदान में किसी को ये मौका दिया कि वो वज़ीर आज़म बने, ना अपनी पार्टी में चौधरी निसार या शाहिद खकान अब्बासी या इन लोगों में से किसी को भी मौका नहीं दिया। खुद वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने हलफ उठाया। उनके बाद फिर जब उनसे कुर्सी छीन गई और शहबाज शरीफ साहब चूंकि उस वक्त थे पंजाब में थे तो उनको तो वजारत उस्मा दी नहीं जा सकती थी। मरियम नवाज भी नाअहल हो चुकी थी, उन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था, लिहाजा उन्होंने क्या किया, फिर शाहिद खकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनवाया। अच्छा, फिर इसमें मजे की बात ये कि नवाज शरीफ साहब की जो सीट थी उस पर इलेक्शन उन्होंने पता किसको लड़वाया, ये आप सब जानते। उन्होंने कुलसूम नवाज को उसका टिकट दिया जो कि अभी बिस्तरे मर्ग पर थी। इस मुल्क की जमहूरियत के साथ हमारे मुल्क के जमहूरियत पसंदों ने मजाक किया है। इसके अलावा हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, इसकी सियासत में आप देखें भाई, अगर पंजाब में प्राइम मिनिस्टर हो और पंजाब में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हो, ये कहाँ की जमहूरियत है। अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो और पंजाब में भी हुकूमत हो तो चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हो, ये कहाँ की जमहूरियत है। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, ये कहाँ की जमहूरियत है। अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी किसी और को देने के लिए तैयार ना हो, ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा, आप कोई मेरे दोस्त ये कहें कि चौधरी निसार साहब जो थे वो नवाज शरीफ साहब के दौर में अपोजिशन लीडर थे, तो ये जमहूरियत ही तो है। लेकिन उसमें भी आपको यही बात याद रखना होगी कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं थे। अगर ये पार्लियामेंट का हिस्सा हो तो ये कोई कुर्सी भी किसी को नहीं देते। ये इनकी जमहूरियत है। फिर इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पीटीआई से भी बहुत सारे गैर जमहूरी इकदाम हुए। एक तो उन्होंने गैर जमहूरी लोगों का साथ उनको देना नहीं चाहिए था, उनका आशीर्वाद उनको नहीं लेना चाहिए था। फिर उसके बाद जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने अपने मुखालिफिन को इन्हीं गैर जमहूरी लोगों के कहने पर इंतकाम का निशाना बनाया।
अगर करप्शन थी, एहतसाब था, तो उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए था, उसको एक रास्ता बोर्ड होना चाहिए था। चले अगर कंट्रोल्ड एहतसाब भी होता तो कम से कम उसमें गैर जमहूरी लोगों का जो है अमल दखल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा इस मौके पे कि हमारे जमहूरियत पसंद जो कि आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनकी सिमिलैरिटी आप देखें किस तरह से डिक्टेटर्स के साथ मिलती है कि जब ज़िया-उल हक साहब ने इस मुल्क की बागडोर संभाली थी, उन्होंने इस कौम से वादा किया था कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाऊंगा। लेकिन फिर तारीख ने बताया हमें, तारीख ने हमें ये दिखाया कि फिर 11 साल उन्होंने इस मुल्क में सही तरह से इंतखाबात नहीं होने दिए और 11 साल वो इस मुल्क के ऊपर मुसलत रहे। आज हम यही देखते हैं कि पहले तो इन जमहूरी लोगों ने, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, गैर जमहूरी लोगों के कहने के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, इस हुकूमत को चलता किया। उसके बाद जब वो इस इक़्तिदार पे काबिज हो गए, जब पंजाब और केपी के असेंबली डिसॉल्व हो गई, अब आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन अब ये करवाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कहते हैं कि डिक्टेटर जो है वो आइन शिकन होता है, वो आइन शिकनी करता है, और इसी वजह से आपने सेनेट में मुशर्रफ की फतेह खानी तक नहीं होने दी कि वो डिक्टेटर है, बताएं ना फिर आप किस खाते में जाएंगे? क्या आप पॉलिटिकल डिक्टेटर्स नहीं है? ये तो सियासी दहशतगर्दी है और ये सियासी अमरियत है। अच्छा, छोटी पार्टीज के ऊपर भी मैं मुख्तसरन थोड़ी सी बात कर दूं कि आप देखिए मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी जो JUI है, उसमें फजलुर रहमान साहब, फिर उसके बाद उनके भाई, उनके बेटे, ये सारे लोग सियासत में। ANP को आप देखें, खान अब्दुल गफ्फार खान से इनकी सियासत शुरू होती है, फिर इसके बाद वली खान, और फिर असफंदयार वली खान, और फिर उनके बाद उनका बेटा, फिर शेरपाओ उसका बेटा, उसका भाई सियासत में था। ये PK मैप जो पार्टी है, महमूद खान अचरजई, इनके वालिद भी सियासत में थे, ये भी सियासत में है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये फिर चौधरियों की जो सियासत है इसको आप देखें, फिर हत्ता कि एक MNA MPA की सियासत में भी फैमिली पॉलिटिक्स है। तो इतनी ज्यादा गैर जमहूरी इक़दामात से कैसे आप अपने आप को जमहूरी कह सकते हैं? अभी पिछले दिनों में मरियम नवाज का बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि अवाम की मोहब्बत से कोई क़यादत अगर संभालता है तो वो मोरूसियत नहीं है, तो वो जमहूरियत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर इस मुल्क में जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत बादशाह का ऐलान कर दे तो क्या ये भी जमहूरियत है? ये कहाँ की जमहूरियत है? इंटरनेट आप बंद करें, बल्दियाती इंतखाबात आप ना होने दें, सोशल मीडिया पे पाबंदियां आप लगाएं, जर्नलिस्ट को आप गिरफ्तार करें, ये कहाँ की जमहूरियत है? इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आप जिस तरह PTI के यूथ को आप तौहीन करके कहते हैं ना यूथिये, यानी कि ये यूथ नहीं है, ये यूथिये हैं, तो मैं भी आपको आखिर में ये कहना चाहूँगा, साहब आप जमहूरी नहीं, जमहूरिये हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।